क्वेश्चन आपका ये है कि ऑटिज्म बच्चों में स्टिमुलस बिहेवियर क्यों होता है? क्यों वो किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं? ये है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, और कह भी सकते हैं कि कुछ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं भी है। ये दोनों तरीके से लिया जा सकता है इस चीज़ को, क्योंकि स्टिमुलस बिहेवियर को समझने के लिए हमें न्यूरोलॉजिकल लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम उसके न्यूरॉन पैटर्न को नहीं समझेंगे, इंफॉर्मेशन देने वाले न्यूरॉन को हम नहीं समझेंगे कि वो किस तरह पाथवे गेन कर रहा है, किस तरह पाथवे दे रहा है आगे वाले न्यूरॉन को, जब तक हमें स्टिमुलस बिहेवियर समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली स्टिमुलस बिहेवियर समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, स्टिमुलस बिहेवियर है क्या? स्टिमिंग मतलब रिपीटेशन ऑफ द एक्शन, ये बात आपको पता है। अब आप समझो कि जब से हमारा बच्चा ग्रो करता है, ठीक है, तो जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन रहे होते हैं। तो होता क्या है ऑटिज्म के केस में कि जब बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन रहे होते हैं तो न्यूरॉन का जो कनेक्शन है, यानी कि न्यूरॉन का जो इन्फॉर्मेशन देने का जो तरीका है, वो क्या होता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि इधर से इन्फॉर्मेशन गया, अब यहाँ पे ब्रेक हो गया, इधर वाला इन्फॉर्मेशन पहुँचा ही नहीं, यानी कि उस न्यूरॉन को पहुँचा ही नहीं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल नहीं दे पा रहा। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल क्या नहीं दे पा रहा? जब भी हम कभी एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ फील करते हैं, हम फील बहुत सारी सेंसेस से करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे 8 सेंसेस होते हैं। 8 सेंसेस से जब हम एनवायरनमेंट को फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, परसेप्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो जब भी कर पाते हैं जब एक इन्फॉर्मेशन लिया मैंने, मतलब किसी चीज़ को मैंने देखा, स्टिमुलेशन आया मेरे अंदर, मैं इन्फॉर्मेशन आया मेरे अंदर, वो इन्फॉर्मेशन मेरे उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचा, यानी कि कम्युनिकेशन वाले एरिया में, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एरिया में, रीजनिंग वाले एरिया में, क्रिएटिविटी वाले एरिया में, इमेजिनेशन वाले एरिया में, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स वाले एरिया में, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स वाले एरिया में। डिफरेंट टाइप के हमारे स्किल्स होते हैं, और वो डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट लोकेशन में वो अवेलेबल होते हैं। तो इधर वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में हम जब एनवायरनमेंट फील करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस एरिया में जाते हैं जहाँ जाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन बनता है, इकट्ठा होता है, परसेप्शन बनता है उस पर, और फिर से वापस मोटर में एग्जीक्यूशन में आता है वो, यानी कि मोटर प्लानिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मैंने कुछ देखा, कुछ सोचा, फिर उसको इन्फॉर्मेशन लिया, परसेप्शन बनाया, उस पर मैंने एक्शन लिया। लेकिन ऑटिज्म के केस में इन्फॉर्मेशन तो ले रहा है, लेकिन उस एरिया में नहीं पहुंचा पा रहा। समझो जरा, अब हो क्या रहा है कि हमारे ब्रेन में बिलियन ऑफ न्यूरॉन, 100 बिलियन न्यूरॉन कहते हैं कि जब फुली डेवलप हो जाता है हमारा ब्रेन तो 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन जाता है। अब होता क्या है कि हमारा बच्चा, मान लीजिए ऑटिज्म हो गया हमारे बच्चे को, और उसका ब्रेन का जो कनेक्शन है वो टूटने लगे, यानी ब्रेन का जो न्यूरॉन पाथवे देने का जो तरीका था वो डैमेज हो रहा है, यानी कोई दिक्कत हो रही है उसमें। तो हो क्या रहा है कि वो जो एरिया जो यूज नहीं हो रहे है उसकी, उस एरिया में क्या दिक्कत आई कि इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहा, इंफॉर्मेशन उस जगह नहीं भेज पा रहा जहां से भेजना चाहिए था। तो उस न्यूरॉन का जो एबिलिटी है वो वीक हो गया, एबिलिटी वीक हो गया। अब हमारा बच्चा कभी जब ग्रो कर रहा होता है तो कुछ काम वो कर रहा होता है, कुछ काम वो नहीं कर पाता जब हमारा बच्चा ऑटिज्म हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो जाएगा नहीं तो मोटर में एग्जीक्यूशन में आएगा नहीं। तो होता क्या है कि एक हमारी एबिलिटी बनती है, उस एबिलिटी के बेसिस पे हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं। अब ऑटिज्म के केस में मैटर ये हो जाता है कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लेकर बच्चा किसी काम को करने की कोशिश करता है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चे के ब्रेन में वो सेटअप नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आप किसी को देखते हो,
ठीक है। तो उस पर ना आप रीजनिंग करते हो कि कितना देखना है, क्यों देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ये सारा एक रीजनिंग है। रीजनिंग करते हो, रीजनिंग लॉजिक लगा के, क्रिएटिविटी लगा के, पूरा इमेजिनेशन उस पर, उस इंफॉर्मेशन पे करके देन आप एग्जीक्यूट करते हो अच्छे से। अगर आपके अंदर रीजनिंग ना हो, उस विजुअल रीजनिंग ना हो, तो आप उस पर थोड़ा बहुत एक्शन ले पाएंगे। यानी कि आपको नहीं पता रहेगा कि मैं उस चीज़ को कितना देखूं। यानी कि जब कहते हैं कि हमारे बच्चे में तो आई कांटेक्ट की कमी है, या मेरा बच्चा बार बार ऐसे देखता है, वो क्यों देखता है? क्योंकि उसे नहीं पता कि कितना मुझे देखना चाहिए, कितना नहीं देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, किसने बोला, कहाँ बोला, ये नहीं पता होता। तो होता क्या है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो आया बच्चे में, लेकिन वो थोड़ा ही आया, फिर थोड़ा ही सा ही एग्जीक्यूशन में हुआ। लेकिन उस विजुअल वाले एरिया में, यानी विजुअल परसेप्चुअल का एरिया है जहां पे परसेप्शन बनने का काम होता है फ्रंटल लोब में, उस लोब में जो मिलियन ऑफ न्यूरॉन थे, उसमें से कुछ न्यूरॉन काम कर रहे, कुछ न्यूरॉन अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। तो होगा क्या, जो इंफॉर्मेशन दे रहे उसका तो अच्छा से यूज कर रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे ना, वो उसका कंफर्ट जोन बन जाता है, वो उसका कंफर्ट जोन बन जाता है हमारे। अब फिर से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ रहे इसको, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा जब भी आप स्ट्रीमिंग बिहेवियर को समझ पाओगे। क्योंकि अब देखो, अब मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर एरिया में इंफॉर्मेशन कुछ गया है, कुछ नहीं गया, यानी कि कुछ बिलियन न्यूरॉन अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ बाकी जो बचे हुए न्यूरॉन हैं वो डैमेज हो गए थे। वो यानी कि डैमेज नहीं बोलूंगा उसको, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका नहीं पता उस न्यूरॉन को कि इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे भेजते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन कैसे भेजते हैं, उसका वो उसका एबिलिटी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एबिलिटी नहीं था ना, क्योंकि सेंसर्स वीक हो गए या न्यूरॉन वीक हो गया, तो फिर वहां से इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा नहीं पा रहा, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं पाया। तो कुछ न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लिए अच्छे से, कुछ न्यूरॉन ने नहीं लिया। तो जो न्यूरॉन ने नहीं इंफॉर्मेशन लिया, उसकी एबिलिटी हो गई कि इंफॉर्मेशन ना लेने की। अब इंफॉर्मेशन ना लेने की जब एबिलिटी हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है, उस स्किल्स पे कुछ थॉट लगाता है, कुछ थॉट नहीं लगाता। और जिस पे दिमाग ना लगाना पड़े, यानी कि जिस न्यूरॉन को अपने, मतलब जिस न्यूरॉन को काम ना करना पड़े, उस न्यूरॉन को लेके बच्चे की आदत बन जाती है उस न्यूरॉन को पर्टिकुलर यूज करने की। कोई भी काम करता है, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, तो हम काम तो करते हैं, लेकिन हम कंफर्ट जोन भी बहुत देखते हैं। हम हमेशा कंफर्ट जोन देखते हैं। कभी भी आप हमेशा डिस्कंफर्ट होकर काम नहीं कर सकते। आप हमेशा डिस्कंफर्ट होकर काम नहीं कर सकते। डिस्कंफर्ट का मतलब क्या है? जिसमें आपको बार बार स्किल्स लगाना पड़े, जिसमें आपको बार बार ब्रेन यूज करना पड़े। 24 घंटे में आप कंटिन्यूसली ब्रेन का यूज नहीं कर पाते। आप वही करना पसंद करते हैं जिसमें आपका कंफर्ट जोन हो, यानी कि आपको समझ में आए चीज़ें, जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, जिसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग कर पाओ, लॉजिक लगा पाओ, थोड़ा सा समझने में ईजी लगे आपको, वही काम आप प्रॉपर करना चाहोगे। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहोगे, एफर्ट लगाना चाहोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे। तो बच्चा भी यही करता है। जब विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स के, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स के कुछ एरिया मतलब काम कर रहे होते हैं, कुछ एरिया नहीं काम कर रहे होते हैं, तो वो जो नहीं काम कर रहे, तो बच्चा उसका यूज करता है। तो उसका जो तरीका हुआ, जो नहीं काम कर रहे न्यूरॉन, उसके जो अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहे हैं, उसका क्या तरीका होगा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो बच्चा फिर वही करेगा, बार बार थोड़ा बहुत देखेगा, थोड़ा बहुत नहीं देगा, क्योंकि उसको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनाने नहीं आ रहा। तो यहां से बच्चे का उस स्ट्रीमिंग बिहेवियर जो बनता है, वो इसी तरीके से बन जाता है कि बच्चा उस न्यूरॉन का ज्यादा यूज करता है जो न्यूरॉन यूज हुए ही नहीं है, यानी कि कम यूज हुए या बिल्कुल नहीं यूज हुए। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन लेने का एक पैटर्न बनता है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न इसलिए बना रहा है क्योंकि वो उसको इजी लग रहा है, यानी उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। यानी कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो जा रहा है उसका बार बार यूज करेगा, क्योंकि वहां पे एफर्ट तो लग नहीं रहा। अब जिस काम में एफर्ट नहीं लगेगा, उस काम में बच्चा वो ब्रेन यूज बार बार करना पसंद करेगा। इसलिए कहते हैं कि वेस्टिबुलर हो गया, प्रोप्रोसेप्टिव हो गया, टच हो गया, या आपका स्मेल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा है और उसको दिक्कत हो रही है ऑटिज्म की, और वो स्मेल कर रहा है, अब बार बार स्मेल कर रहा है, तो हमें वही समझ जाना चाहिए कि वो स्मेल जो कर रहा है ना, वो बार बार स्मेल इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका वो कंफर्ट जोन है।
कहीं ना कहीं वो स्ट्रीमिंग बिहेवियर में आ रहा है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है, उसका पैटर्न बन रहा है। अब पैटर्न बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको ईजी लग रहा है, समझ रहे? तो ईजी लगेगा तो बार बार यूज करेगा। अब उसको क्या करना है, आप अगर रीजनिंग पे काम करो, स्मेल की रीजनिंग पे, यानी कि सेंसरी रीजनिंग पे काम करोगे, सेंसरी मेमोरी पे काम करोगे कि वो स्मेल कब करना है, कितनी देर करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, क्या स्मेल नहीं करना है, क्या स्मेल करना है, किस चीज़ को स्मेल करना चाहिए, किस स्मेल को नहीं करना चाहिए, ये सारे एरिया पे जब काम करता है देन जाके स्ट्रीमिंग बिहेवियर खत्म होता है, अदरवाइज खत्म नहीं होता। किसी भी सेंसेस को लेकर, मान लीजिए कि आपका बच्चा वेस्टिबुलर है, अब वेस्टिबुलर में क्या कर रहा है बच्चा, बार बार झूला झूलने की कोशिश कर रहा है या बार बार जंपिंग कर रहा है, बार बार सोफे पे, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तो पता लगे कि जंपिंग करना चाहिए, उतना सा इंफॉर्मेशन आ गया। अब उसके आगे का भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बच्चा डिस्क्रिमिनेट करे, डिस्क्रिमिनेशन में ले, बच्चा कॉन्फ़िगरेशन लगाए, इंटीग्रेशन लगाए कि मुझे वो जो मैं जंपिंग कर रहा हूँ मुझे कितना करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे में ना सेंसरी आता है, सेंसरी चला जाता है, ठीक है, सेंसरी आ रहा है और सेंसरी चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर से वही बिहेवियर दिखाने लग जाता है। तो ये बार बार हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है, मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, ठीक है, अब आंखों से देख रहे हैं टीवी। अब कई बार क्या होता है, बड़े की भी मैं बात करता हूँ, एडल्ट की भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए मेरे को मोबाइल देखने की आदत है तो मैं क्या करूँगा, बार बार मोबाइल देख रहा हूँ, बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, मूवमेंट ले रहा हूँ, बार बार आंखों से ले रहा हूँ, और मुझे बार बार कंफर्ट जोन मिल रहा है, वहाँ पे मुझे हंसी आ रही है, मैं इंटरेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है, वो समझ में आ रहा है, बहुत ईजी फील कर रहा हूँ मैं उसको लेके मोबाइल या टीवी को, क्योंकि वहाँ पे हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस हम विजुअल ले रहे होते, देख रहे होते। तो जब मुझे दिमाग ना लगाना पड़े तो मेरे लिए वो कंफर्ट जोन बन गया। तब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो आदत बन चुकी होती है, हम 8-8 घंटे मोबाइल देख रहे होते हैं, हम 4-4 घंटे, हम 10-10 घंटे टीवी देख रहे होते हैं, हम पूरे दिन बेड पे बैठ कर टीवी देख सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं ऐसा जिसमें हमें मजा आ रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, आप उस बिहेवियर को कैसे रोकोगे आप कि यार टीवी देखना तो गलत है, कोई आके आपको बोला है टीवी क्यों देखता है, इसमें लड़ाई झगड़ा होगा, बातचीत होगा, आप रीजनिंग करोगे, मुझे इसने क्यों बोल दिया, मैं टीवी देखने से क्या होता है क्या नहीं होता, आप बहुत सारी रीजनिंग का पार्ट यूज करोगे, क्यों देखा मैंने, किस लिए देखा, नहीं देखना चाहिए, देखने से क्या हो जाता है, कम देखूंगा, अब आज के बाद नहीं देखूंगा, बहुत सारे थॉट यूज करोगे। तब जाके आप अपने सेंसेस को कंट्रोल किया, आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल किया कि अब मुझे उस तरफ नहीं जाना। लेकिन बच्चा कैसे करे इस चीज को, तो बच्चे के अंदर भी रीजनिंग डेवलप करना पड़ेगा आपको। अब फिर क्या होगा कि अगर आज आपने रीजनिंग डेवलप करके, यानी कि अगर आपने समझ लगा के उसको खत्म कर लिया, तो अगर फिर से अगर आपने दोबारा उस पर टीवी देखने की आदत बनाई, मोबाइल देखने की आदत नहीं, कोई भी काम ऐसा करने की आदत बना नहीं, मतलब इसको बार बार कंफर्ट जोन में रहने की आदत डालोगे अपने आप को, तो फिर से उसकी आदत बन जाएगी, क्योंकि कंफर्ट जोन की ही आदत लगती है, जिसमें ब्रेन यूज ना करना पड़े उसी की आदत लगती है। ऐसा कोई भी आदत नहीं लगता जिसमें हमें दिक्कत हो, ठीक है ना, जिसमें हमें ब्रेन का प्रेशर लगाना पड़े। एकदम से मान लीजिए आपको साइंस पढ़ने का बहुत, मतलब साइंस आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम से आपने क्या किया, आपको मैथ से उठा के दे दिया मैंने, तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आप पकड़ोगे नहीं, बोलोगे ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं, मुझे समझ में नहीं आती, मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं बोलूँ आपको जबरदस्ती पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, वहां से हटेंगे। तो कंफर्ट जोन क्या है आपका, और आदत क्या है आपका जिसमें आपको समझ में आ रहा है। अब समझ में आया, अब आदत बनी, फिर आपने रीजनिंग से छोड़ा, और फिर बाद में भी जाकर दोबारा वो डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर आपने समझ खो दी, फिर आपने समझ छोड़ दी। इसी तरीके से एक स्ट्रीमिंग बिहेवियर होता है। स्ट्रीमिंग बिहेवियर में क्या करते हैं थेरेपिस्ट, कि रीजनिंग पे काम करने की बजाय अल्टरनेटिव देते हैं, यानी कि बॉल प्रेशर करा लो, बॉल को पुश कर लो, या कुछ भी ऐसा पैसिव देते हैं स्ट्रीमिंग बिहेवियर को खत्म करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है कि हाँ स्ट्रीमिंग बिहेवियर खत्म कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में रीजनिंग के ऊपर आपको काम करते रहना चाहिए, उस सेंसेस को लेके, चाहे कोई भी 8 सेंसेस को लेके, जब तक आप रीजनिंग लेवल तक नहीं पहुंचोगे आपका स्ट्रीमिंग बिहेवियर चलता रहेगा। हाँ, फिर से डेवलप हो सकता है रीजनिंग आने के बावजूद भी, क्यों, फिर से अगर वो आदत बनी और वो कंफर्ट जोन में बच्चा घुसा तो फिर से आदत बन सकता है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि हाँ स्पेशल बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, दोनों बच्चे के कंडीशन में ये बात हो सकती है कि बच्चा किसी काम को बार बार करना पसंद करे। बच्चे कई बार देखा जाता है कि क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, दोपहर में निकल जाते हैं, शाम को निकल जाते हैं, आफ्टरनून में निकल जाते हैं, यानी 4 बजे निकल जाते हैं, मतलब 24 घंटे उनका क्रिकेट चल रहा होता है। फिर आप बोलोगे नहीं बच्चे को तो स्किल्स है,
लेकिन ऑटिज्म के केस में आप उस स्टिमिंग को, उस जो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, जो बच्चा को अच्छा लग रहा है, एक तो आप वही दिए जा रहे हो, फिर आप कहते हो कि सेंसरी नीड बन रहा है। सेंसरी नीड हम बना रहे हैं क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि आदत पड़ रही है, तो आदत तो पड़ रही है, ठीक है, उसके लिए आपको अल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा कि भाई आदत छोड़े। दूसरी बात, उसके रीजनिंग पे काम करो कि हाँ वो समझ के साथ, जब हम उसे समझा रहे तो उसे समझ में आ जाए कि ये नहीं करना चाहिए। अब रीजनिंग पे काम करने के बहुत सारे तरीके, तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। अब एकदम से नहीं कि तुम समझा दो कि हाँ बेटा नहीं करना चाहिए, नहीं करोगे, ये नहीं होता तरीका, क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्रेन स्लो है, ऑलरेडी उसका ब्रेन प्रोसेस करने में डिले है। तो जब आप उसे समझाओगे ना तो उसे समझने में भी टाइम लगेगा। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, एट ए टाइम नहीं नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो, मैंने मना किया ना, नहीं करना चाहिए। जब इतनी बातें समझ में आ जाती तो वो स्पेशल रही नहीं जाती, फिर वो स्पेशल तरीके से सीखता ही नहीं, फिर हम इसको स्पेशल कहते ही नहीं। तो आपको स्टिमिंग बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझना है। आप कोशिश कीजिए कि ऑटिज्म को ना डिटेल में समझिए, ऑटिज्म के ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझिए। ऐसा नहीं होता कि सारा एरिया इंप्रूव नहीं हो सकता, ब्रेन का सारा एरिया इंप्रूव हो सकता है। अगर छोटा छोटा पार्ट भी हम सारे एरिया का लेके चले, यानी एक एक कंपोनेंट भी लेके चले, तो फुली डेवलपमेंट हम कर सकते हैं बच्चे का, और हम उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि बच्चा अपनी अच्छी लाइफ जिए, अपना बच्चा अपना ग्रोथ पकड़े। वो चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, स्पीच का हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो, चाहे वो किसी भी साइन सिम्टम से बच्चा जा रहा हो। लेकिन हमें ये चाहिए कि मेरा बच्चा हर एक्शन में, हर चीज में, एक्शन में, मैं ग्रोस मोटर कराऊँ, फाइन मोटर कराऊँ, कोई सा भी स्किल्स कराऊँ, मैं विजुअल कराऊँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊँ, क्रिएटिविटी कराऊँ, या मैं कॉपिंग स्किल्स, सोशल स्किल, प्ले, कोई सा भी स्किल्स कराऊँ, उसमें बच्चे को रीजनिंग करने आना चाहिए, उसमें बच्चे को लॉजिक लगाने आना चाहिए, उसमें बच्चे को एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स लगाने आना चाहिए कि मेरे को उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है और कितना करना है, कितने टाइम में करना है, कितना ऑर्गेनाइज करना है, प्लान कैसे करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो काम कैसे करना है, ठीक है, अटेंशन कैसे देना, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करना है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है। ये सारा एरिया, छोटा छोटा भी एरिया पकड़ेंगे तो बच्चा करेगा। और ये एक आदमी का काम नहीं है, पहली बात, ये पेरेंट्स का भी काम है, थेरेपिस्ट का भी काम है कि हम उस स्टिमिंग बिहेवियर को समझ के वो क्यों हो रहा है, और उसको ऐसे नहीं कि बच्चा स्टिमिंग बिहेवियर है, स्टिमिंग बिहेवियर में ना बच्चा ना इंटरेस्ट लेता है, अब है ना उसको इंटरेस्ट चाहिए तो हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट किसी को दोगे जो बच्चे को बिहेवियर बन गया या बच्चे को हैबिचुअल है, और वही बार बार आप स्टिमिंग बोल रहे कि हाँ वो बच्चे को अच्छा लगता है, स्टिमिंग बिहेवियर इसलिए आता है, बच्चा प्लेजर फील करता है, तो उसे प्लेजर दो, और बच्चे की नीड बन जाती है। मतलब कुछ भी बात कर रहे होते हैं हम है ना, कुछ भी बात कर रहे हैं हम, स्टिमिंग बिहेवियर को, सेंसरी नीड को, सेंसरी ओवरलोड को नहीं समझ पा रहे हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। अगर समझ पाते ना तो यहाँ पे कंडीशन ही खत्म, मतलब एट ए टाइम कंडीशन खत्म हो जाती है कि बच्चे को वो प्लेजर दो नहीं ना कि हाँ जो बार बार करना पसंद कर रहा है, क्योंकि उसमें तो उसका कंफर्ट जोन है, वही बच्चे को चाहिए, और वही बच्चे को आप दिए जा रहे हो क्योंकि बोल रहे हो कि सेंसरी नीड है, उसे अच्छा लगेगा तो देना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट मिलता है, रेनफोर्समेंट भी ऐसा दे रहे हो कि उसकी आदत बन जाए, फिर वही आदत वो आज 2 मिनट करता है, कल 4 मिनट करेगा, परसों 10 घंटे भी करेगा वो, और हम कहेंगे कि हाँ बच्चा तो बिहेवियर दिखा रहा है। फिर कहीं जाओ, फिर कराओ, कुछ भी कराओ, टाइम पास करो, पैसा इन्वेस्ट करो, दिमाग इन्वेस्ट करो, कुछ भी नहीं होता। तो ये होता है हमारा स्टिमिंग बिहेवियर। इस पर काम करने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो अच्छे से समझिए अपने बच्चे को और इस पर काम